Area of triangle without measuring side or angles. Yes, that's the power of determinants. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 4 of class 12, that is determinants. And today we are going to study in particular area of triangles and minus and cofactors. तो in previous session of this chapter हमने the basics about determinants सारा कवर कर लिया था. अब इस पर्टिकुलर सेशन में हम उसके एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो जो उसका पहला एप्लीकेशन है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना. तो इसमें क्या होगा, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे कुछ इस तरीके का, जिसमें आपके पॉइंट्स जो होंगे वर्टाइसेस, दैट इज जो भी वर्टाइसेस हैं आपके ट्राइंगल के, उनकी मदद से हम इसका एरिया निकाल लेंगे. ठीक है. तो अब हमको पता है कि वर्टाइसेस में एक तो एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है. एब्सिसा हमको किसको बोलते हैं, एक्स वाली जो भी वैल्यूज होती हैं, और ऑर्डिनेट हम जो वाई वाली वैल्यूज होती हैं उनको बोलते हैं. तो अब आप ये बताओ कि ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस होंगे हमारे 2D फ्रेम में? 3 होंगे. दैट इज ए बी से अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ए में कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ बी में होंगे, कुछ सी में होंगे. दैट इज ए में क्या होगा, x1 y1, बी में क्या होगा, x2 y2, सी में होगा x3 y3. तो कुछ इसी तरीके से हमने, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 हमारे वर्टाइसेस होंगे, तो हमने उनका एब्सिसा ऑर्डिनेट लिख दिया इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. यानी कि अगर हम इसको बिना पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखें, एंड वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास आल्सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस वन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस. तो कोई भी ये नई चीज नहीं है, ये आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो. ठीक है. बस आपको ये ऑब्जर्वेशन देखनी है कि हमने जब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे थे तो हमको डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट नहीं पता था. तो अब हमको डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट पता है, तो आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये एक तरीके का डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है. दैट इज x1 टाइम्स y2. अगर 1 से करोगे तो y2 आएगा, और -1 से आप करोगे 1 इंटू y3 तो y3 आएगा. इन द सेम मैनर आप अगर x2 की तरफ मूव करो, यहाँ क्रॉस हो जाएगा तो क्या बनेगा, y1 इंटू 1 और y3 इंटू 1. यानी कि हमको दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऑटोमेटिकली चीजें आ रही. फिर आप x3 की तरफ मूव करोगे तो y1 यहाँ काट दोगे आप, और क्या बनेगा, y1 इंटू 1 और y2 इंटू 1. और इन चीजों को इस तरीके से हमने लिखा हुआ है कि जो हमारा माइनस साइन आ रहा था डिटर्मिनेंट का, वो भी हमारा अकोमोडेट हो जाए. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट याद रखना है आपका. दैट इज इस तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा. क्या करो, एब्सिसा वाले टर्म सारे एक कॉलम में लिख दो, ऑर्डिनेट वाले सारे टर्म्स एक कॉलम में लिख दो, और लास्ट में 1 1 1. तो ये आपको अगर याद है, बहुत सिंपल है, इसमें याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं. 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा. तो इस तरीके से जब आप लिख दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा. देखते हैं हम, इसका एप्लीकेशन भी मैंने दिया हुआ है. अब देखो क्वेश्चन हमारे आएगा इस तरीके से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए दैट इज 1,3, बी दैट इज 0,0. ये एडवांस क्वेश्चन है. मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी करा सकता था कि मैं ABC पॉइंट्स दे देता, तीनों के एब्सिसा ऑर्डिनेट देता, आप फॉर्मूला लगा देते. लेकिन मैंने कुछ एक अच्छा न्यूमेरिकल डाला है ताकि आपके साथ साथ दो कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अब देखो, लाइन ज्वाइनिंग वाले पॉइंट्स हमको दिए हैं AB. हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स. नाउ फाइंड K इफ D एक और पॉइंट दिया हुआ है, K जिसका वैल्यूज क्या है, एब्सिसा ऑर्डिनेट K,0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स. तो देखो A और B क्या है, 2 पॉइंट है. तो हमको पता अगर एक पॉइंट है A और B, तो इसमें तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, हमको एक तीसरा पॉइंट चाहिए D, तभी हमारा क्या बनेगा, ट्राइंगल. तो अगर मैं AB में वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, लगा सकता हूँ कि नहीं, लगा सकता हूँ. तो मैं ये लिख पाऊंगा कि उसमें क्या है, मेरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, 0. और कैसे होगा, अगर मैं P यहाँ पे एक पॉइंट मान लूँ x, y का, और मैं अज्यूम करूँ लेट P बी अ पॉइंट xy ऑन द लाइन AB, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0. क्यों बनेगा 0? क्योंकि हमारी ट्राइंगुलर ज्योमेट्री नहीं बनी, सिर्फ एक लाइन के हमने 3 पॉइंट्स की इक्वेशन लिख दी, और वही हमसे क्वेश्चन ने डिमांड किया था कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो हमने क्या किया, उस पॉइंट को, कोई भी पॉइंट जो AB में होगा, एज्यूम कर लिया x, y पे होगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर, इसको डाल देंगे इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाले फॉर्मूले. तो देखो हमको पॉइंट्स अब सारे पता है. बी का अगर आप डालोगे तो 0 0 बनेगा, एक्स वाई, ये क्या है, एक्स है, ये वाई 1 वाला है,
और a के डालोगे तो 1,3 बनेगा, ठीक है, और एक्स वाई के डालोगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई और 1, और ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट 1/2। तो देखो अब इतना आसान हो गया सॉल्व करना, क्योंकि दो हमारे स्टार्टिंग वाले ही जो रो है उसके दो एलिमेंट जीरो हैं, तो मतलब सिर्फ यही वाले हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट इसको, 1/2 1 और अंदर वाला डिटर्मिनेंट, तो क्या बनेगा 13xy। इस चीज को मैं सॉल्व कर लूंगा, तो देखो 1 इंटू 1/2 ही आ जाएगा, और ये क्या होगा y माइनस 3x, ठीक है, और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना है। तो यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिल जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 3x, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया आपको एप्लीकेशन? मतलब जरूरी नहीं कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पूछे, घुमा के ही पूछ सकता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं हुई। अब इसने क्या बोला, फाइंड के इफ डी, अब कोई एक और है पॉइंट हमारा ये वाला जो क्या है k, 0 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया दैट इज 3 यूनिट। फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 3 यूनिट कर देंगे हम, और क्या लिख देंगे, पॉइंट्स लिख देंगे। तो देखो b 0 0 था, a क्या था 1,3 था, b था 0 0, और d क्या था मेरा k, 0। मैं x की जगह x वाले चीजें, y की जगह y वाली चीजें, एब्सिसा की जगह एब्सिसा, ऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट, और ये 1 वाले की जगह 1 1 लिख दूंगा। फिर से सॉल्व कर लूंगा। अब देखो फिर से सॉल्व करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। क्यों, आप 2 बार इसकी जहां से एक्सपेंड करोगे कुछ नहीं आएगा, आप यहां से बस कर दोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखो मैं यहीं से करता हूँ, तो 1/2 इंटू 1 मेरा बनेगा, और अंदर वाला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा मेरा 1 इंटू 0 और 3 इंटू के, और ये किसके बराबर है 3 के। तो देखो यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 6, यहाँ 0 और माइनस में 3 के, यानी कि यहाँ प्लस माइनस 2 ही चल रहा है आपका, तो के आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 2। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट हमारा दैट इज ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर्स। डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं है आपको, जो हम सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर। तो देखो माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies। इससे आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, देखते हैं अभी अपन रिमार्क में देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय mij। तो आप ये समझो जो हम करके आ रहे थे ना, अगर इसको मैं a11 बोलूं जो कि ये है, यानी कि फर्स्ट कॉलम, इसका मेरे को माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम में डिलीट कर दूंगा और लिखूंगा m11 जो आएगा बचा वाला, दैट इज 5 6 8 9। ये चीज है आपकी क्या माइनर। और अगर मैं को फैक्टर लिखूं c11 तो कुछ नहीं है, -1 की पावर i प्लस j, और यही वाली चीज दैट इज 5 6 8 9। यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूं इस चीज से कि जो मेरा को फैक्टर आता है वो किसके बराबर आता है, -1 की पावर i प्लस j, इसको i j ही कर लो आप, और m की पावर i j, यानी कि माइनर को फैक्टर्स आपस में रिलेटेड है, जो कि हम देखो पूरा सॉल्व करते हुए है। हमने यही एक्सपेंशन कर करके तो समझा कि माइनस कैसे निकालना है और को फैक्टर्स कैसे निकालना है, अब वही चीज को हमने नाम दे दिए हैं बस। तो देखो रिमार्क पढ़ते हैं। पहला रिमार्क, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n दैट इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए तभी डिफाइंड होगा, ठीक है, लेस देन 2 के लिए डिफाइंड नहीं है चीजें, इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। सो देखते हैं इस एग्जांपल में। देखो क्यों नहीं होगा 2 से छोटे में, क्योंकि जब आप क्रॉस करोगे ना तो लीस्ट यही वाला बनेगा ना, 2 वाले में तो आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, उसमें तो डायरेक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये चीज अंडरस्टूड है कि हमारा ग्रेटर देन 2 ऑर्डर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्रॉस करो तो कुछ बचे। अब देखो इसमें क्या बोला, 6th एलिमेंट का आपको माइनर बताना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यानी इसका बताना है। तो इसका बताने के लिए देखो मैं रब कर देता हूँ सब कुछ चीजें जो मैंने अभी बताई। 6th वाले एलिमेंट को निकालने के ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 1 2 और 7 8। देखो 1 2 7 8 और 2 3 क्यों लिखा, ये कहाँ है, सेकंड रो में है मेरा, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो देखो वो कहाँ पे है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में। और क्या बचेगी वैल्यू हमारी 1 2 7 8, तो 8 1 जा 8 और 7 इंटू 2 दैट इज 14, तो -6 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा ये माइनर। और को फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, सिंपली m23 और -1 की पावर 2 + 3, तो 2 + 3 आप करोगे -1 की पावर 5, यानी कि फिर से -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू -6 दैट इज 6।
यही जो मैंने किया है, दैट इज कोफैक्टर को मैंने बताया कि क्या करना है आपको, -1 की पावर aij इंटू mij, वेयर mij इज द माइनर ऑफ aij। तो देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं हम कोफैक्टर को, aij से, उसको mij से करते तो -1 की पावर ij। तो सेम एग्जांपल जो मैंने आपको बताया उसी का मैं निकालूंगा तो -1 की पावर 5 आ जाएगा, और m23 हमने निकाला था -6, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कोफैक्टर। अब देखो मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया कि अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया हो विद द डेफिनेशन पार्ट, वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि सेम ही चीज है, तो हम इधर भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ a11, यानी कि इसका निकालना है पहले और फिर a21 का, तो पहले एक का निकालते हैं दूसरे का देंगे। तो देखो a11 का निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस ये क्रॉस इसका डिटर्मिनेंट, तो a22 a23 a32 ये आ गया। सेम चीज आप इसका कोफैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, a11 से डिनोट करोगे और -1 की पावर 1 है तो 1 प्लस हो जाएगा, और m11 देखो फिर सेम आ जाएगा। इस चीज को आप सॉल्व कर लोगे तो a22 इंटू a33 a32 इंटू a23, देखो सेम आ गए दोनों, क्यों, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, पावर सेम है। अब आप होमवर्क के लिए, मैं होमवर्क लेने आप स्क्रीन पॉज करना है यहाँ तक पढ़ने के बाद, और a21 का खुद निकालो। देखो a21 क्रॉस करोगे क्या आ जाएगा, माइनर a12 बचा वाला a13 a32 और a33, इसको एक्सपेंड कर लोगे तो क्या आएगा, a12 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a13। अब देखो इसी का आगे हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर भी, तो a21 जब मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, -1 के बाद 2 + 1, तो अब इस केस में माइनस आ जाएगा साइन में, क्यों, क्योंकि -1 के बाद 3 -1, और वही चीज आपकी नीचे उतर आएगी तो रिवर्स हो जाएगा साइन में, कुछ नहीं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। रिमेंबर, माइनस एंड कोफैक्टर्स आर नॉट जस्ट फैंसी नेम्स, they are most powerful tools in algebra. So with this I conclude our second session of chapter number 4 of class 12, that is determinant. अब अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ में पढ़ने तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।